हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम जी पर। आज हम देखेंगे राजस्थान सीईटी 4 फरवरी को हुए मैथ्स के क्वेश्चंस का पूरा निचोड़। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हूबहू क्वेश्चंस आपके सामने ला के रखे हैं। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो इन क्वेश्चंस को जरूर देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार के मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो भी वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको पता चले कि आपके कौन से क्वेश्चन छूटे हैं और क्यों छूटे हैं। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप रहें सबसे आगे और आपको बनने वाला वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जी लोग जिसका बेस 2 है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 है, x का मान बताओ। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों? इसको सोल्व करने का सीधा सा तरीका है, जब यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ x प्लस 1 है और यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू पूछी है, तो आप इस चीज को सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि जी x प्लस 1 जो होगा वो बराबर होगा किसके? जी 2 रेज टू पावर 2 के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी? x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया जी? 4 के बराबर। यानी x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितने के बराबर आ गई जी? 4 माइनस 1 कितने के बराबर आ गई? 3 के। तो जिन बच्चों ने भी 3 आंसर लगाए वो बिल्कुल सही है। ध्यान रखेंगे कि लोग में कभी भी जो लोग है आप उस क्वेश्चन सोल्व करेंगे, a इज इक्वल टू x होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा जी? b की वैल्यू जो होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी? x की पावर a के बराबर होगी। यही चीज मैंने यहाँ पे यूज की है। आपके एग्जाम में अगर आए क्वेश्चन आए तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन मोड मीडियन से, माध्य माध्यिका बहुलक से। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भाई मीडियन एंड मीन आपको दो चीज बतानी है, यानी माध्यिका और आपको दूसरा बताना है माध्य। ठीक है, आपको यही दो चीज इस क्वेश्चन में बतानी है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है जी 15, 17, 16, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 12 और 16, इन सभी की माध्यिका बताओ और माध्य बताओ। तो प्यारे बच्चों, माध्यिका जो होती है, यानी माध्यिका जो होगी आपकी, माध्यिका माध्यिका जो होगी आपकी, वो माध्यिका क्या होगी? माध्यिका में आपको जो भी नंबर दे रखे हैं, जैसे इस प्रकार से नंबर दे रखे हैं, उन सभी को आप असेंडिंग ऑर्डर में यानी चढ़ते क्रम में लगा देंगे। तो चढ़ते क्रम में कैसे लगाएंगे? जो सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा नंबर, जैसे इसमें 7 है, 7 के बाद आपको कौन सा नंबर दिख रहा है छोटा? तो आप बोलोगे जी 12। फिर उसके बाद दिख रहा है 12, फिर उसके बाद दिख रहा है आपको कौन सा? उसके बाद हमें दिख रहा है जी 14, 14 के बाद कौन सा दिख रहा है जी? 7, फिर इसके बाद 12, फिर 12, फिर 14, फिर इसके बाद फिर अपने को कौन सा नंबर दिख रहा है जी? 14 के बाद अपने को दिख रहा है नंबर 15। ठीक है जी, फिर दिख रहा है अपने को 15 के बाद 16, फिर कितना दिख रहा है? 16, फिर कितना दिख रहा है? फिर 16 दिख रहा है, फिर 17 दिख रहा है, फिर 19 दिख रहा है। ठीक है, कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना है इस चीज का। तो पहले मैंने लिखा जी 7, फिर लिखा जी 12, फिर 12 के बाद सॉरी, एक नंबर अपना छूट गया, कितना? 10। तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। ठीक है, अब जो माध्यिका होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों? जो हम असेंडिंग ऑर्डर लेते हैं, यानी हमने जो चढ़ता क्रम लिया है, इसमें जो इनके बीच में होगी, यानी ये टोटल कितने नंबर है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 नंबर में जो बीच में होगा, तो 5 इधर के छोड़ दो, ये 5 छोड़ दे, 5 इधर के छोड़ दो, जो बीच में नंबर है वो आपकी क्या होगी? माध्यिका होगी। क्या होगी? माध्यिका होगी, यानी मीडियन होगी। तो आपकी जो मीडियन है वो यहाँ पे कितना आ गया जी? 15। तो 15 आपकी क्या होगी जी? मीडियन होगी। ठीक है, अब दूसरा है जी आपका माध्य। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपका एग्जाम में कैसे करना है कि आपको पता है कि जी 11 नंबर है और 11 नंबर में जो छठा नंबर होगा ना वो मेरी माध्यिका होगी, तो आप सीधा यहाँ पे काट लो। ठीक है, 5 नंबर कौन कौन से? जैसे यहाँ पे कट गया 7 पहला, फिर दूसरा, ठीक है, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, फिर ऐसे आपको नेक्स्ट काटना है जी 5वां नंबर। तो 5वां नंबर आपका कितना हो गया यहाँ पे? 14। अब इसके बाद छठा नंबर आपका आंसर होगा, तो छठा नंबर कितना आ गया जी? 15। आपको सीधा ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे 15 आपका क्या आ गया? यहाँ पे हमारी माध्यिका आ गई। दूसरा हमें बताना है जी माध्य। माध्य यानी मीन, आपको मीन इसमें बताना है। तो मीन क्या होता है प्यारे बच्चों? सबका जोड़ और बटे में टोटल। ठीक है, जितनी नंबर है वो, तो सबको जोड़ दो। 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16, इन सबको जोड़ दो। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे 15, 17, 16, 7, इसको सबको हम जोड़ेंगे, तो इन सबका जोड़ हमारे पास आ गया जी 154। ठीक है, इसको हमने भाग कर दिया जी 11 से। 11 से जब हमने इसको भाग किया तो 11 एकम 11, 11 चौक 44। तो ये 14 जो होगा वो आपकी क्या होगी? यहाँ पे माध्य होगा, और 15 आपकी क्या होगी? माध्यिका होगी। प्यारे बच्चों, एक होता है जी बहुलक, है ना, बहुलक।
मीन मोड मीडियन 3 होते हैं। तो इसमें बहुलक नहीं पूछा था, मैं आपको बता देता हूँ। बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ ना, जो सबसे ज्यादा बार लिखा है, वो लिखा है 16। तो अगर आपसे बहुलक पूछता है तो बहुलक आप बोल देते कितना होगा जी, 16 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जी नेचुरल नंबर होते कहाँ कौन से हैं और कहाँ से शुरू होते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो आपसे कह रहा है जी 1 से लेके 1 2 3 ऐसे करके 50 नंबर हम लिखेंगे। इन सब का आपको जोड़ बताओ। तो इन सब का जोड़ क्या होता है कि जी जितने भी नंबर पूछ रहे हैं उनके डिवाइडेड बाई 2, यानी टोटल नंबर डिवाइडेड बाई 2। प्रथम नंबर यानी पहली संख्या फर्स्ट नंबर, प्लस में लास्ट नंबर यानी अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या। प्यारे बच्चों काट दो, 2 से कट गया ये 25 पे, और ये कितना आ गया लास्ट में 51। तो 25 गुणा में 51। तो 25 गुणा में 51 हम करेंगे, 25 से हम 25, 25 5 125, ये कितना आ जाएगा जी 1275, है ना। ठीक है, 25 5 का और 125 2 127, ये हो गया जी 1275। तो ये आपका क्या होगा आंसर। यह मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे आपको अगर एपी में यानी कोई संख्या लगातार बढ़ रही है उसका सम आपको निकालना है, तो वो होता है n/2, है ना। फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर, प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या, पहली संख्या और उसमें जोड़ दो अंतिम संख्या, ये आपका आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4k(x²) माइनस 2x माइनस 24, देन द वैल्यू ऑफ k इज। भाई ये आपको दे रखा है कि जी एक आपको इक्वेशन दे रखी है, उसमें आपको x माइनस 2 उसका एक फैक्टर दे रखा है, k की वैल्यू बतानी है। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, किसी भी समीकरण का कोई जो गुणनखंड होगा ना, किसी भी समीकरण का कोई भी फैक्टर होगा, वो उस समीकरण को पूर्णतः विभाजित कर देगा, यानी शेषफल आएगा 0। ठीक है, आप उससे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, जैसे यहाँ पे x माइनस 2 दे रखा है, इसको 0 के बराबर रख के x का मान निकाल सकते हो। x का मान आ गया जी 2। ठीक है, तो जहां जहां आपको यहाँ पे x दिखाई दे रहा है ना, वहां पे उठा के 2 रख दो, ताकि आपके अंदर से x का जो डर है वो खत्म हो जाए। तो मैं सीधा उठा के जहां x दिख रहा है वहां पे 2 रख देता हूं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने जी 2, 2 की शक्ति 3, प्लस में k, फिर यहाँ पे x की जगह मैंने लिख दिया 2, 2 की शक्ति 2, माइनस 2, x की जगह मैंने फिर यहाँ पे लिख दिया 2, माइनस में 24। प्यारे बच्चों ये किसके बराबर होगा, सर्वदा 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू रखी है, और x क्या है, इसका एक फैक्टर है, x इसका एक फैक्टर है, x की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया जी, 2 की क्यूब करेंगे 8, ये 2 दूनी 4, ये आ गया जी 4k, माइनस में 4, माइनस में 24, और बराबर किसके आ गए प्यारे बच्चों 0 के। देखो 24 और 4 कितना हो गया 28। ठीक है, और ये क्या है जी आपका 8, 8 प्लस का 28 माइनस का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जी 4 के माइनस में कितना आ गया जी 20। ठीक है, 28 माइनस में 8 कितना हो गया 20, और बराबर है प्यारे बच्चों 0 के। जब बराबर है कि उस तरफ चला गया तो यहाँ पे हमें पता चल गया जी 4 के बराबर है किसके हो गया जी 20 के। अब प्यारे बच्चों 4 के बराबर है 20 के, तो k का मान आपको निकालना है। तो k का मान कितना होगा जी 20 बटे में 4, तो 20 बटे में 4 कितने के बराबर आ गया जी 5 के। तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर कितना आ गया जी 5। वो कैसे आया आपने देख लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि इफ द लेंथ ऑफ ए शैडो कास्ट बाय ए पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पोल, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। आपको सन का जो है क्या बताना है, उन्नयन कोण बताना है सूर्य का, क्या होगा जब उसकी परछाई जो है किसकी, एक खंबे की जो द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई खंबे की लंबाई की √3 गुना है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं, भाई मान लो ये खंबा है, ये खंबे की यहाँ पे ये परछाई गिर गई, ठीक है ना, ये परछाई है नीचे वाली, ये यहाँ तक परछाई है। ठीक है, ये परछाई होगी आपकी, और ये आपकी इसकी लेंथ होगी। अगर ये 1 होगी तो ये इसके √3 गुना होगी, गुना ये कह रहा है जी लंबाई, लंबाई मैंने यहाँ पे कही है, अगर लंबाई क्या है 1 है, तो प्यारे बच्चों 1 है, तो कह रहे हैं इसकी √3 गुना, √3 यानी √3 की इसके साथ गुणा कर दो, तो ये कितना होगा √3, यानी ये √3 क्या आ गई आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो अब वो कह रहा है जी आप बताओ कि ये एंगल कितने का बनेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, जब यहाँ पे √3 होगा ना, तो इसके ऊपर जो आपका एंगल दिख रहा है थीटा, यानी ये एंगल आपका कितना बढ़ेगा, √3 के जस्ट सामने आप सीधा बोलोगे जी 60 का, और जहां पे 1 दिख रहा है उसके सामने आप सीधा बोलोगे जी 30 का।
आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, मैंने सीधा आपको बताया। शॉर्ट में आप इतना ध्यान रखोगे कि जब यहाँ पे 30 होगा तो उसके सामने 1 होगा, 60 होगा तो नीचे √3 होगा। तो जो भी एंगल आपसे पूछा आप उसका सीधा सीधा आंसर दे सकते हो। आपसे पूछा है कि कितना होगा तो आप दे दोगे जी 30 डिग्री होगा। अब देखो इसके अंदर मैं आपको दो चीज और बता देता हूँ, आप इस चीज को यहां से भी समझ सकते हो। एक दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि देखो समकोण त्रिभुज के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समकोण त्रिभुज में 3-4 ही एंगल है जो आपको ध्यान रखना है, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। क्योंकि भाई त्रिभुज के अंदर जो तीनों कोण होते हैं ना, उनका जोड़ होता है जी 180। तो यानी उससे छोटे ही एंगल होंगे, ठीक है। तो या तो यहाँ पे आपसे पूछेगा पेपर में, वहां दिया होगा एंगल 30, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 30 होगा तो हमेशा ध्यान रखना इसके सामने 1 होगा और नीचे होगा √3, ठीक है। एक तो बढ़ती है प्रोबेबिलिटी ये, ठीक है। एक दूसरी क्या बढ़ती है, जब प्यारे बच्चों आपको समकोण त्रिभुज दे दी, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लो जी, ये यहाँ पे अगर आपका एंगल हो 45, प्यारे बच्चों क्या हो 45, तो यहाँ पे भी एंगल होगा 45। यानी जितना नीचे बढ़ेगा उतना ही ऊपर बढ़ेगा। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे कितना होगा √2। ये आपको याद थोड़ा सा रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल होता, नीचे कितने डिग्री का होता, 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे, तो प्यारे बच्चों 60 डिग्री के सामने लिख देते √3, नीचे आ जाता 1 और यहाँ पे आ जाता 2। बस ये 3 चीजें ही आपसे पूछी जाती है, इनमें से एक चीज आपको दे रखी होगी, बाकी पूछनी है। इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा था, आपको सीधा एंगल बताना था, आप बता दोगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जी 2.2 घन डेसीमीटर पीतल को एक 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार में खींचा जाता है, तार की लंबाई बतानी है आपको क्या होगी। देखो इसको करने का बहुत आसान तरीका है, चलिए हम इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझो। ये कह रहा है जी 2.2 घन डेसीमीटर है, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए डेसीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी 2.2, ठीक है, घन डेसीमीटर है। तो डेसीमीटर जो होता है ना, उसको अगर आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो उसकी 10 से गुणा करोगे, लेकिन वो क्या है जी घन है, घन का मतलब 3 बार। तो आप इसको लिख सकते हो जी 10 की पावर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी ये टोटल पीतल है, इससे ही जो है ना तार खींचेगा। तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी। ये प्यारे बच्चों आयतन है, यानी ये मटेरियल है, और इसी के बराबर ही यानी इसी से ही आपको तार बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, इसी से ही आपको तार बनाना है। तो तार जो बनेगा वो इसी वॉल्यूम से बनेगा, इसी मटेरियल से बनेगा। तो जो तार बनेगा वो कैसा बनेगा, बेलनाकार बनेगा, ठीक है। तो बेलन का जो आयतन होता है प्यारे बच्चों वो होता है πr²h। तो पाई क्या होगा आपका, तो पाई आप लिख दोगे जी 22/7, ठीक है। आर, आर क्या होगा, बोल रहा है जी इतना, इतना जो उसका तार का क्या होगा व्यास होगा। व्यास आप समझ रहे हो, जैसे मैंने ये तार जो बनाया है, मान लो ऐसा तो तार बनेगा, तो व्यास होगा जी यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी, ठीक है। तो हमें लिखनी है पाई, आर का मतलब होगा जी आधा व्यास का, हाफ डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया जी 0.5 है, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ जी 5.5/2। इस पॉइंट को हटाना है तो नीचे लिख दूंगा जी 0, काट दिया 1/4, ठीक है। r², ये लो जी r², इंटू में h, h की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ जी l। l क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या खींचना है तार, और वो भी लंबाई का। ये दोनों चीजें बराबर होंगी, क्यों बराबर होंगी, क्योंकि जो चीज बना रहे हैं ना वो आयतन से बना रहे हैं, और ये भी क्या है एक आयतन है यानी वॉल्यूम है। समझ रहे हो बात को। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी किसी चीज से दूसरी चीज बनाई जाए तो वो उसमें हमें हमेशा आयतन ही लेना है। तो दोनों आयतन हमने आमने सामने रख दिए। अब जो कटता है काट दो, जो बचता है उसको बचा लो। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये कितना आ गया जी 22/10, ये हो गया जी 10 की पावर 3, ठीक है। सामने आपको दिख रहा है जी 22/7 गुणा में 1/4, 1/4 गुणा में l, ठीक है। अब देखो 22 इस तरफ से, ये 22 कट गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 बार जो है ना 10 10 10 गुणा है, तो यहाँ पे एक कट गया, तो यहाँ पे बच गई जी इसकी 2, क्लियर है। अब जो इस तरफ है उसको ले जाके इस तरफ गुणा कर दो, यानी l की जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, l किसके बराबर आ गया, l आ गया जी 10 की पावर 2 गुणा में 4 चौक 16, और 16 गुणा में 7, कितना हो गया जी 112, ठीक है, हो गया। अब ये देखो कितना आ गया, एल आपके पास कितना आ गया, तो आप बोल सकते हो ये आ गया जी इतना,
सेंटीमीटर, क्योंकि सारी जो चीजें थी ना वो किस में चल रही है, सेंटीमीटर में। तो लेंथ यहाँ पे कितनी आ गई, सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे देखो कोई सेंटीमीटर में दिख रहा है, कोई सेंटीमीटर में नहीं दिख रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा जी, 112 मीटर आ जाएगा। तो 112 आपको जो दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 112 मीटर। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें ध्यान रखना है क्या, कि आयतन जो है ना वो दोनों आमने सामने रखने हैं, बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ जिनमें ए बी अपॉन डीई बराबर है बी सी अपॉन ई एफ बराबर है सी ए अपॉन एफ डी। प्यारे बच्चों, जो भुजाएं है ना उनका अनुपात, यानी भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है, बराबर। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो वो त्रिभुजें क्या होंगी, समरूप होंगी। क्या होंगी, समरूप। समरूप, और समरूप का मतलब होता है, सिमिलर का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक जैसी दिखने वाली। क्या होंगी, एक जैसे दिखने वाली। ठीक है, तो उसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि जो जो समरूप त्रिभुजें होंगी ना उनका जो एरिया होगा, यानी क्षेत्रफल जो होगा, अगर मैं लिखूं क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी, क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बटे में क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज यानी एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ किसके बराबर होगा, वो जो उसकी संगत भुजाएं, जैसे इसने दे दीजिए ए बी अपॉन डीई, ठीक है, इनके स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये हमेशा बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये समरूप है, समरूप त्रिभुजें हैं यानी उनका अनुपात बराबर है, तो ये हमेशा ही यही होगा। ठीक है, थेल्स थ्योरम आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, हमारी जो डीपली क्लासेस है उसमें आप समझ सकते हो। रटना कुछ नहीं है, मैथ में समझना है। तो प्यारे बच्चों भी इसमें अंदर सारी चीजें दे ही रखी है आपको, यानी ए बी और इस डी का अनुपात तो आपको दे रखा है कितना, 3 और 5। तो 3 का स्क्वायर कर दो और 5 का स्क्वायर कर दो, तो 3 तिया 9 और 5 25, तो 9 अनुपात 25 जहां आपको दिख रहा है वो आपका आंसर है। ध्यान रखना कि कभी भी दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर है ना, तो उनके परिमाप का अनुपात, किसका अनुपात, परिमाप का अनुपात, यानी परिमाप ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन परिमाप ऑफ त्रिभुज डीईएफ, ये भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। इसी की जगह अगर परिमाप दे देता है ना वो आपको, तो परिमाप अगर आपको पूछता है, क्योंकि नेक्स्ट पेपर में परिमाप पूछ सकता है, ठीक है, तो परिमाप जो होगा ना वो इसके बिल्कुल बराबर होगा। तो परिमाप बराबर होगा जिसका मतलब कि अगर आपसे परिमाप का अनुपात पूछता तो आप क्या कह देते जी, आ जाएगा 3:5। ठीक है, लेकिन अगर क्षेत्रफल का पूछता है तो इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो नेक्स्ट पेपर में पूछ सकता है ये। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जी, साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/4, देन कोस अल्फा इज, आपको साइन अल्फा दे रखा है, कोस अल्फा बता रहे हैं, तो ये तो आप सीधा सीधा बता ही सकते हो, आपको पता ही है जी। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, ये सबने पढ़ा होगा। हिंदी मीडियम में जो पढ़े होंगे उसने पढ़ा होगा लाल, LAL, के ए, प्यारे बच्चों यही पढ़ा होगा। यहाँ पे ये साइन, कोस, टेन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखो, इसने कह रहा जी साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें एक चीज पता चल गई 3/4 में, कि जो ऊपर चीज जो आपको दिखाई दे रही है ना ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब लंब। ठीक है, ये आपका क्या है, लंब। नीचे आपको जो चीज दिखाई दे रही है ये आपका है जी कर्ण। ठीक है, क्या आपका कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस, ये आपका हो गया जी कर्ण। ठीक है, अब आपको बताना है जी कोस अल्फा। तो कोस अल्फा क्या होता है प्यारे बच्चों, कोस अल्फा होता है बी बटे में एच। ठीक है, क्या होता है, बी अपॉन में एच। तो मैं सीधा लिख सकता हूं जी, कोस अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन में एच। क्या निकालना है जी, बी अपॉन में एच। अब प्यारे बच्चों अब आपको पता है जी परपेंडिकुलर 3 है, क्या है आपका कर्ण कितना है, 4, हाइपोटेन्यूस कितना है, 4। तो यहाँ पे आप निकाल नहीं सकते, क्या नहीं निकाल सकते, बी। तो बी क्या होगा आपका, तो आप बोलोगे जी बी होगा वर्गमूल, हम कर देंगे किसका, यहाँ पे करेंगे जी 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस क्या बोलता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज जो होगी ना, उस समकोण त्रिभुज में
कर्ण का वर्ग जो होगा, किसका वर्ग बेटा, कर्ण का वर्ग जो होगा वो किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। ठीक है, कोई भी समकोण त्रिभुज होगी उसमें ये चीज होगी। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है प्यारे बच्चों, हमें एक चीज दे रखी है दूसरे का निकालना है, तो हमें जैसे आधार निकालना है तो लंब घटा दो, लंब निकालना है तो आधार घटा दो। तो इसमें हमें एक चीज दे रखी है, क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार निकालना है। तो हमने यहाँ पे लिखा 4, 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो 16 माइनस में 9 कितना हो गया, 16 माइनस में 9, तो आप बोल दोगे जी आ गया जी वर्गमूल 7। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख दूंगा प्यारे बच्चों वर्गमूल 7। ठीक है, नीचे h है। ठीक है, h का मतलब आपको पता ही है क्या, कर्ण। तो h तो यहाँ पे भी था, तो h का मान कितना है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे जी 4। तो जहां पे भी √7.4 है वो आपका क्या आ जाएगा, √7/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस ने ये क्यों कहा, कैसे कहा, आप इसको क्यों रट रहे हो, रटना नहीं है, जानना है, समझना है, चैनल पे जुड़ जाओ, पढ़ो बिना किसी पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मैथ समझो अपने चैनल एग्जाम जी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तब तक कह रहा है जी बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितने प्रतिशत ज्यादा खर्च हुआ। ये पाई चार्ट दे रखा है, दो चीज इसने पूछी है, क्या क्या दे रखा है जी, एक है जी यहाँ पे प्यारे बच्चों बाइंडिंग, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो पीडीएफ में देख लीजिएगा। एक दे रखा है जी बाइंडिंग और दूसरा आपको दे रखा है जी विज्ञापन। तो ये हो गया जी विज्ञापन। तो बी जो है वो बाइंडिंग है और सी जो है वो विज्ञापन है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो विज्ञापन है यानी बी जो है वो कितने के बराबर है जी आपका, क्या कह रहा है जी, विज्ञापन जो है, विज्ञापन बी से, बी की वैल्यू है जी 54। ठीक है, और सी जो है आपका बाइंडिंग, और बाइंडिंग कितने के बराबर है प्यारे बच्चों, ये बाइंडिंग है और ये है जी 45 डिग्री के। ठीक है प्यारे बच्चों, किसके हैं, डिग्री के। क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितने प्रतिशत, है ना। अब देखो ये डिग्री में दे रखा है और परसेंट में पूछ रहा है। क्लियर हुई बात। और क्या पूछ रहा है, किसकी अपेक्षा, बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत अधिक खर्च हुआ। तो विज्ञापन पर अधिक खर्च हुआ, तो यहाँ पे देखो कितना अधिक हो रहा है, आप बोलोगे जी 45 से 54, 9 डिग्री अधिक हो रहा है। ठीक है, कितने डिग्री पर, तो ये जो सर्कल जो कोई भी बनता है ना वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 का। तो आप बोलोगे 360। क्लियर है। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको परसेंट में। तो प्यारे बच्चों जब किसी भी चीज को 100 में लेके जाओगे ना तो मल्टीप्लाई कर देना 100 से। क्लियर हो गया। यहाँ पे कट गया 0 से 0, 9 से 9 चौक 36, 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, 5/2 कितना आ जाएगा जी आपका 2.5। तो 2.5 जो है ना वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ ना वो चीज यहाँ पे समझने की क्या है कि यहाँ पे क्या दे रखा आपका 360 डिग्री, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो यहाँ पे 9 डिग्री ज्यादा है, कितने डिग्री पे, टोटल कितना है 360 पे, और परसेंट निकालनी है तो हमेशा कितने से गुणा करनी है, 100 पे। परसेंट की क्लास मंडे से स्टार्ट हो रही है, बहुत प्यार से बहुत आराम से समझाएंगे, जीरो से हीरो तक। जिस बच्चे को समझना है चैनल से जुड़ जाओ, बस आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, L1x प्लस M1y प्लस N1 इज इक्वल टू 0, L2x प्लस M2y प्लस N2 इज इक्वल टू 0। बता रहा है कि भाई L1 अपॉन L2 बराबर है M1 अपॉन M2 बराबर है N1 अपॉन N2। तो बताओ ये क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगी। बिल्कुल सही बात है, समांतर रेखाएं होंगी। अब इस बात को ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ये क्या है ना, ये कुछ नहीं है, कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, कोई भी अगर कोई सीधी रेखा आपसे पूछे क्या होती है, तो उस सीधी रेखा की इक्वेशन होती है ये, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए की जगह कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, बी की जगह भी कोई भी वैल्यू और सी की जगह भी कोई भी वैल्यू, एक्स वाई यू क्यों रहेंगे। ऐसी कोई भी इक्वेशन आपको दिख जाए तो वो क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है। क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है। अब इस सवाल में कह रहा है जी ये चीजें हैं, तो इनमें जो जो चीजें बढ़ती है ना मैं वो तीनों कहानी आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझना। जब कभी भी ऐसा हो, जैसे मैं इसी को उठा के रखता हूं, है ना, तो मैं इनके कांस्टेंट को उठा के रखता हूं, जैसे L1 अपॉन L2 अगर बराबर नहीं होता M1 अपॉन M2 के। ठीक है, मैं तीन कंडीशन बता रहा हूं, तीनों को ध्यान से समझना।
मैंने क्या कहा कि अगर L1 अपॉन L2 बराबर नहीं होता M1 अपॉन M2 के, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दोनों रेखाएं हैं ना वो एक दूसरे को काटती, क्या होती, काटती। तो यानी वहां पे ये कौन सा होता है भाई, तो आप ये बोलते जी ये जो लाइन है ना वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है, प्रतिच्छेदी। कैसी लाइन है जी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मैंने क्या कहा, जब L1 अपॉन L2 बराबर नहीं होगा M1 अपॉन M2 के, तो जो दो सीधी रेखाएं हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगी भाई, काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, अगर वो पूछता जी इसके कितने हल होंगे, तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, यानी इसका हल होगा। ठीक है ना, हल होगा। ठीक है, कितना हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात, दो चीजें पूछ सकता है। चलो जी दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है जी, L1 अपॉन L2 बराबर है M1 अपॉन M2 के, और बराबर नहीं है किसके, N1 अपॉन N2 के। जब प्यारे बच्चों आपके सामने ऐसे हो ना, तो आप उसमें कहोगे कि जी यहाँ पे दो जो लाइनें हैं ना, वो दोनों की दोनों लाइनें समांतर होंगी। कैसे होंगी, एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे इससे पहले वाले में एक दूसरे को काट रही थी, प्रतिच्छेदी, इसमें एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो कैसी होंगी, समानांतर। तो यहाँ पे क्या होगी जी, ये लाइनें समानांतर हो गई। अगर यहाँ पे पूछे जी इसके कितने हल होंगे, तो यहाँ पे आप बोलोगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। हल का मतलब समझ रहे हो, कोई सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो, एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं होगी। समझ रहे हो, एक्स और वाई का कोई मान नहीं निकल सकता यहाँ पे इस स्थिति में। क्लियर होगी बात। अब एक तीसरी और घटना बढ़ती है, यानी तीसरी चीज और बढ़ती है। तीसरी क्या बढ़ती है, जब L1 अपॉन L2, ठीक है, बराबर है M1 अपॉन M2 के, बराबर है N1 अपॉन N2 के। जब प्यारे बच्चों ऐसी स्थिति होगी ना, तो इसमें क्या होगा कि दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, यानी एक दूसरे की क्या होंगी, समपाती। क्या होंगी, समपाती। समपाती का मतलब समझ रहे हो, यानी कोइंसिडेंट का मतलब हो गया जी एक के ऊपर ही दूसरी, ऊपर, बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगी कि पहली कौन सी दूसरी कौन सी है, यानी दो लाइनें हैं, दोनों एक के ऊपर दूसरी। तो जब आपके सामने ऐसा बनेगा, यानी दो स्ट्रेट लाइन जो संपाती होंगी, तो उस स्थिति में L1 अपॉन L2 बराबर होगा M1 अपॉन M2 के, बराबर होगा N1 अपॉन N2 के। अगर इस स्थिति में पूछे भाई इन इक्वेशंस के कितने हल होंगे, है ना, कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो आप इसमें बोलोगे अनंत, इन्फिनिटी, है ना। कितने होंगे जी, अनंत होंगे, इन्फिनिटी होंगे। पता ही नहीं कितने होंगे, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएंगी, पता ही नहीं जी, इन्फिनिटी वैल्यू आएंगी, बहुत वैल्यू आएंगी। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे जो आप पहले वाले में पूछे कितने हल होंगे, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसमें पूछे कितने होंगे, तो आप बोलोगे जी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें संपाती में अगर आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हो कि जी कितने होंगे, अनंत होंगे। प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में ऐसे आएगा तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। मैंने तीनों के तीनों खोल के बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक थैले में 5:6:7 के अनुपात में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के रखे हुए हैं। कुल राशि 220 रुपए है। तो बताओ थैले में 2 रुपए की कितनी संख्या है, मतलब कितने सिक्कों की संख्या है। चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, ध्यान से देखो। इसमें कौन कौन से सिक्के हैं, तो आप बोलोगे जी 5 रुपए का, 2 रुपए का और 1 रुपए का। अब सामने देखो, आपके सामने मैं कह रहा हूं जी यहाँ पे कितना है जी, 5। मैं कह रहा हूं जी 5 5 के 5 सिक्के होंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसी अनुपात में दे रखे हैं, तो मैंने मान लिया जी 5 सिक्के होंगे। तो एक सिक्का 5 का, तो 5 सिक्के कितने के होंगे, तो आप बोलोगे प्यारे बच्चों जी 25 रुपए हो गए। ठीक है, यहाँ पे जी 2 2 के 6 होंगे मान लो, क्योंकि वो सवाल वाला कह रहा है जी अगर ये 5 होंगे तो ये 2 होंगे, तो इसकी 2 से गुणा कर दो। तो आप बोलोगे जी 6 दूनी 12। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक के होंगे जी 7, तो यहाँ पे 7 की 1 के साथ गुणा कर दो, हो गया जी 7। क्लियर हो गई बात। सबको जोड़ दो, 25 2 27 10 37, 37 और 7 कितने हो गए जी, 44। ठीक है, कितने हो गए जी, 44। ये क्या हो गए जी, रुपए। अब मैं कह रहा हूं कि जी 44 रुपए होंगे थैले में। क्वेश्चन वाला कह रहा है गुरुजी 44 नहीं है, कितने हैं, 220। कितने हैं, 220 रुपए, 220 रुपए। अब मैंने तो क्या कहा जी 44 रुपए है थैले में, ये थैले में रुपए हैं। अब वो कह रहा है गुरुजी आप गलत बोल रहे हो, 44 रुपए नहीं है, कितने रुपए हैं, 220 220 रुपए। तो जो 44 मेरा है वो इसके 220 के बराबर है। तो प्यारे बच्चों जो मेरा 1 होगा वो कितने के बराबर होगा इसके, यानी इसके आप डिवाइड कर दो 44 से।
काट दो 22 से, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 0 कितने के बराबर आ गया जी 5 के। यानी मैं कह सकता हूं कि जी 44 की 5 से गुणा हुई होगी, यानी 44 की जब मैंने 5 से गुणा की होगी तो ही 220 बना होगा। तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं 5-5 रुपए के कुल कितने सिक्के होंगे, तो आप बोलोगे जी गुरुजी जो आपने किया है ना उसके 5 गुणा, तो यानी 25 पंजे 125 रुपए। अगर क्वेश्चन वाला पूछता है कि बताओ थैले में 5-5 रुपए के कुल कितना अमाउंट है, तो आप कहते हैं जी 125 रुपया। ठीक है। अगर मैं कहूं आप बताओ जी 2-2 रुपए का कितना अमाउंट है, तो आप कहोगे जी 2-2 रुपए का कितना अमाउंट है, तो 12 गुणा में 5 कितना अमाउंट है जी 60 रुपया। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं जी बताओ एक एक का कितना है, तो आप इसकी 5 से गुणा कर दोगे, कितना आ गया जी 35 रुपया। ठीक है। अब वो कुछ भी पूछ ले आपसे, आपसे पूछे जी 5-5 के तो आप 125, आपसे पूछे जी 2-2 के तो आप बोलोगे 60, आपसे पूछे जी 1-1 के तो आप बोलोगे 35 रुपए। लेकिन उसने पूछा जी 2-2 रुपए के कितने सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या पूछी है। तो मैंने एक चीज बताई आपको कि थैली में 60 रुपए हैं जी 2-2 के, तो आप ये नहीं बता सकते जी 60 रुपए हैं, 60 रुपए में 2-2 के सिक्के कितने होंगे, तो आप सीधे बता दोगे 60 बटे में 2 कितने सिक्के आ गए, 30 सिक्के आ गए। तो जो 30 सिक्के है ना वो आपका क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसको पोज करके दोबारा से ध्यान से समझो, एक एक चीज आपके समझ में आएगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी कि एक राशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज, बहुत अच्छे जी, कौन सा ब्याज है साधारण ब्याज। ठीक है। कितनी गुणी हो जाती है 2 गुणी हो जाती है। राशि कितने वर्ष में 3 गुणी हो जाएगी आपको बताना है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों कौन सा ब्याज है आपको तो पहले ये समझना है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। ठीक है। अब जो साधारण ब्याज में वो कह रहा है जी 12 साल में 2 गुना हो गई, कितने साल में हो गई जी 12 वर्ष में। ठीक है जी 12 वर्ष में कितने गुना हो गई प्यारे बच्चों 2 गुना। ठीक है 2 गुना। अब एक बात मेरी ध्यान से समझना, मैंने आपको मान लो 100 रुपए दिए और मैं कह रहा हूं जी बेटा 12 साल बाद जो है ना ये 200 हो जाएंगे। मैंने एक चीज कही, मैंने आपको 100 रुपए दिए हैं, ये 12 साल बाद कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे। तो आप एक चीज कह सकते हो कि गुरुजी इस 200 के अंदर जो 100 रुपए आपने दिए वो तो है ही है, और 100 रुपए क्या है इसके अंदर ब्याज है। यही तो बात हुई कि मैंने आपको कहा कि जो मैंने आपको 100 रुपए दिए हैं वो 12 साल में 200 हो जाएंगे। तो आप बोलोगे जी 200 जो होंगे ना उसमें 100 रुपए तो जो आपने दिए वो हैं, और ब्याज कितना है 100 रुपए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, वही चीज है कि जो 2 गुना हुई है उसमें एक तो क्या है आपका, एक आप बोलोगे एक तो जो धनराशि थी वो है ही है, और एक क्या है उसका ब्याज है। क्लियर हो गई बात। अब वो कह रहा है कि यही राशि कितने साल में 3 गुना हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जब 3 गुना होगी तो आप क्या कहोगे, एक तो वो राशि होगी ही होगी, प्लस में क्या है जी 2 गुना क्या मिलेगा उसको ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा उसको ब्याज मिलेगा। तो एक बात बताओ 12 साल में कितने गुना बढ़ रही है 1 गुना। एक ही गुना बोलोगे ना इसको, अब इसको तो भूल जाओगे ना, इसको भी भूल जाओगे क्योंकि ये तो अपना है ही है। तो आप साधारण ब्याज हमेशा बराबर ही बढ़ता है तो इसको भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। सीधा ऐसा बोलोगे जी 12 साल में कितना गुना ब्याज मिला 1 गुना। तो भाई आपको 2 गुना ब्याज चाहिए तो कितने साल लगेंगे, तो 12 के दुगने, तो 12 के दुगने कितने हो गए 24 साल। तो 24 कहीं दिख रहा है तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात दे रखा है, औसत दे रखा है, छोटी संख्या बतानी है प्यारे बच्चों। जो अनुपात दे रखा है आपको 2 3 4, अगर मैं ये कहूं कि ये ही संख्याएं होती तो आप इसका अनुपात बताओ, सॉरी आप इसका औसत बताओ। तो आप कहते कि 2 3 4 का औसत तो यही होता 3। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो यही संख्या है। ठीक है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। ठीक है। इन तीनों संख्याओं का औसत कितना आया, मैंने कहा जी 3। ठीक है, क्योंकि जो अनुपात का औसत होगा वही औसत होगा, तो 3। और जो 3 की वैल्यू है वो वही दे रखी है आपको कितने के बराबर प्यारे बच्चों 39 के बराबर। एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 39 बटे में 3 के बराबर। तो ये आ गया जी यहाँ पे 13, यानी जो एक है वो कितने के बराबर है जी 13।
यानी एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे बच्चों, 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको बताना जी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे जी 2। यानी एक की वैल्यू अगर 13 है तो 2 की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, 2 की 13 से गुणा कर दो, तो 13 गुणा 2 कितना हो गया जी 26। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 26 क्या आ जाएगा आपका आंसर। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो अनुपात का आपको औसत दे रखा है ना, उसमें से आप निकाल सकते हो कि एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे 3 यूनिट जो है वो 39 को, एक यूनिट 13 को, तो आपको सबसे छोटी बतानी थी। सबकी छोटी कितनी है जी 2, 2 की वैल्यू है जी 26। और अगर आपसे पूछता इसकी वैल्यू बताओ तो आप इसकी गुणा कर देते 13 से, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाती, 13 चौकू 52। ठीक है, बड़ा आसान सवाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जी 161 यानी 16,129 का जो है आपको वर्गमूल निकालना है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल निकाल सकते हैं। 9 7 3 127 बिल्कुल ठीक लगाया बच्चे ने, मतलब बच्चा पढ़ा हुआ है हमसे, तो सारे आराम को मैथ के क्वेश्चन ठीक करके आ गया है बिल्कुल है। चलो जी, यहाँ पे देखो 161 29, अब इसका वर्गमूल निकालना है। देखो वर्गमूल निकालने का आपको एक तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल जैसे मैंने किया ना, हाँ ये आ गया, तो वैसे ही आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालने में लास्ट के 2 अंक फिक्स कर लेने, है ना, 2 पार्ट में आंसर आएगा। अब इसके देखो लास्ट में कितना दिख रहा है आपको, 9। कितना दिख रहा है, 9। अब आपको देखना है कि किन दो संख्याओं का आप वर्ग करें तो 9 आता है। मतलब मैं ऐसे बोलूं जी, मैं 3 का वर्ग करूंगा ना तो भी 9 आएगा, ठीक है, और 7 का वर्ग करूंगा तो भी 9 आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये पीछे वाला अंक है ना, या तो ये 3 होगा या ये 7 होगा। ये बात समझे कि नहीं समझे। मैं आपको जो समझा रहा हूं वो ये है कि जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है यानी 9, ये किन के वर्ग करने पर आता है। जैसे 3 का वर्ग 9 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। 7 कैसे लिखते हैं ना, वर्ग करेंगे तो 49, तो पीछे क्या आ रहा है 9। तो आप बोल सकते हो कि जी ये जो पीछे वाला नंबर है ना, या तो वो 3 होगा या क्या होगा 7 होगा। क्लियर है। अब वो कौन सा होगा वो हम आगे से देखेंगे। इन दो नंबर्स को छोड़ के जो आगे के नंबर बचे 161, ये किस किस के वर्ग के बीच में, ये देखो आप किस किस के वर्ग के बीच में है। तो आप बोलोगे जी 12 का वर्ग और 13 का वर्ग, है ना, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक, क्लियर है। अब एक बात मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना, कि जो पहला नंबर होगा ना वो हमेशा सबसे पहले उठा के लिख देना। पहला नंबर हमेशा इन दो संख्याओं में छोटा होगा। तो 12 और 13 में छोटा कितना है 12, वो उठा के रख दो यहां। क्लियर है। अब देखो ये तो हमारे को पता चल गया जी आगे 12 आएगा, ये बात बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर है। अब पीछे 3 आएगा कि 7 आएगा वो यहां से समझो क्या, कि आपको देखना कि 161 144 के समीप है या 161 169 के पास में है। तो आप बोलोगे जी 159 सॉरी 61 जो है ना वो 169 के पास में है। पास में है कि नहीं है, क्योंकि 61 61 में 8 जोड़ोगे तो ही 169 होंगे। इसके और इसके बीच में तो बहुत गैप है। तो इन दोनों संख्याओं में ये किसके पास में, तो आप बोलोगे जी बड़ी वाली संख्या के पास में। कौन सी संख्या के पास में, बड़ी वाली के पास में। तो इन दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर है ना वो यहाँ पे उठा के आप रख दोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 127। आप इस चीज के 3-4 प्रैक्टिस करना। 3-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करोगे, मोबाइल में गुणा करके आप निकाल लेना, फिर उसकी प्रैक्टिस करना। विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बस आप इस चीज को ध्यान रखना कि आगे जो नंबर आएगा वो हमेशा इनके बीच में जो आ रहा है वो छोटे वाला नंबर उठा के रखेंगे। पीछे जो नंबर आएगा वो हमें देखना है कि किसके समीप है। अगर बड़ी वाली संख्या के समीप है तो बड़ा लिख देंगे, छोटे वाली के समीप है तो छोटा लिख देंगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बिंदु ए 3,7 बिंदु बी -2 और 1 को मिलाने वाली रेखा का ढलान क्या होगा, स्लोप क्या होगा। प्यारे बच्चों ये एक रेखा है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कैसे भी खींची गई है अपने को नहीं पता, अभी अब ड्रॉ नहीं करेंगे। बस मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए इतना बता देता हूँ। देखो ये कोई रेखा है, उसके ये बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपको कभी भी उसका स्लोप निकालना है ना, वैसे स्लोप को m से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्लोप निकालना है तो वो क्या होता है प्यारे बच्चों, y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस में x1। ये ध्यान रखना, y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस में x1। तो यहाँ पे ये जो आगे है ना ये तो है x x2, पीछे है ये है y y2,
आगे वाला x x1, ये y1, ठीक है। अब आपको पता है ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। क्लियर हो गई बात। अब इतना जब आपको पता चल गया तो आप सीधा लिख सकते हो कि जिस एक माइनस में 7, ठीक है, -2, -2, -3। क्लियर हो गई बात। अब प्यारे बच्चों समझो ध्यान से, भाई एक में से 7 घटाओगे तो माइनस का 6 आ गया ऊपर, -3 और -2 कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, आंसर कितना आ गया 6/5। तो ये आपका आ गया जी 6/5। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे ना। बस आपको ऐसे ही स्लोप निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आपकी स्क्रीन पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों कुल 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि जिस बच्चे ने भी सीईटी के एग्जाम में ये 16 के 16 क्वेश्चन किए हैं ना, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। भले ही आपने राजस्थान जीएस में कितने ही किए हो, भले ही आपने साइंस के कितने ही ठीक किए हो, लेकिन जो ये 16 क्वेश्चंस में जिसने बढ़त बनाई है, वो बच्चा यूं सोच लो सिलेक्शन में सबसे आगे मिलेगा, कामयाबी के पास मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पाई का मान 22/7 लेना है। अच्छा अच्छा, तो इसको वैसे ही कर लेंगे बिना ही क्वेश्चन को पढ़े, छोड़ो। बेलन गोला है, देखो कौन सी संख्या इनमें से 11 से भाग होती है। 4 3 7 ये 11 से भाग नहीं होगी, 5 और 3 8 ये भी 11 से भाग नहीं होगी, 9 और 4 13 - 3 ये भी 11 से भाग नहीं होगी, 9 और 5 14 -3 ये संख्या 11 से भाग होगी। ये तो आपका आंसर है। कोई भी आपके पेपर में सवाल आए, बेलन गोला है, आयतन निकालने संबंधी या आयतन संबंधी कोई भी चीज दी गई है, तो जो आंसर होगा वो हमेशा 11 से भाग होगा। इसमें एक ही था जो 11 से भाग हो रहा है और वो आपके सामने था, वो हमने यहाँ पे देखा, तो आपका आंसर आ गया विद इन सेकेंड। अब कोई बच्चा कहे नहीं गुरुजी मेहनत कर लूंगा, ट्रिक नहीं, चतुराई नहीं, कैसे आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करके दिखाओ। तो प्यारे बच्चों देखो कैसे सोल्व करेंगे। कह रहा है जी एक गोले का व्यास इतना है ना, एक पानी की टंकी है, मान लो जो भी कोई पानी की टंकी है जी, ये पानी की टंकी मान लो, कोई भी किसी भी टंकी है, ये पानी की टंकी है, ठीक है। उस टंकी में इस गोले को लेके आते हैं और इस गोले को भर भर के बाहर पानी निकालते हैं, ठीक है। इस गोले को उठाया, फिर यहाँ पे पानी निकाला, फिर दोबारा डाला, फिर ऐसा किया, तो 3000 गोले जो है ना, वो इस पानी को भरेंगे जितना पानी इसको। तो कह रहा है कि जी ये बताओ, गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी से बाहर निकाला जाता है तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन क्या होगा। कितने गोले निकाले हैं, 3000। तो जितना पानी निकाला है वो कितना है आपको वो बताना है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है। जब आपको कभी भी ऐसा करना हो तो आपको क्या पता है कि भाई आयतन का खेल है, पूरा का पूरा किसका खेल है, आयतन का। क्योंकि किसी भी चीज के अंदर कोई भी चीज जो डलती है ना, यानी आपसे अगर पूछे कमरे के अंदर हवा, तो आप बोलोगे आयतन, है ना। गोले से बना दिया बेलन तो बोलोगे आयतन, यानी इसके अंदर से टंकी के अंदर से निकाला पानी तो बोलोगे क्या निकालना है जी, आयतन। तो सिर्फ आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे वो आपको पता ही है, गोले का वॉल्यूम क्या होता है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे जी 4/3 पाई 22/7, 4/3 पाई आर की 3, आर कितना है प्यारे बच्चों, यानी ये व्यास है, व्यास, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो आप बोलोगे जी 0.7/2 और पॉइंट हटाने के लिए बटा में 0, 3 गुणा में भाई ये कर देंगे, ये कर देंगे जी, हमारा हो गया ये गोले का आयतन। ये प्यारे बच्चों एक गोला है ना। एक जो गोला है, यानी एक जो मग होगा गोले गोलाकार, वो इतना पानी निकालेगा, लेकिन वो 3000 मग ऐसे ही निकाल रहा है, तो इसकी गुणा कर दूंगा मैं 3000 से, क्योंकि वो 3000 बार उस चीज को यूज कर रहा है। 3000 बार जो है ना वो इसमें से पानी निकाल रहा है, यानी 3000 मगों का पानी है इसमें। तो मैंने यहाँ पे कितने से गुणा कर दीजिए, 3000 से। प्यारे बच्चों जो कटता है ना उसको काट दो, 1 2 3, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 से ये 4 कैंसिल, 3 से प्यारे बच्चों ये 3 कैंसिल, ये श्रीमान 7 से श्रीमान 7 कैंसिल, सातों सातों 49 गुणा में 22, 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 22 कर लो, जो भी आई वो आपका आंसर। गुणा की, गुणा करने के बाद हमें पता चला ये कितने के बराबर आ गया जी, वो अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है, समझे कि नहीं समझे बात को। यानी आपको इतनी लंबी गुणा नहीं करनी है या इतनी लंबी गुणा से आपको बचना है, तो आप सीधा क्या कर सकते हो,
मैंने बताया कि 11 से भाग करके देख लो। इतनी लंबी गुणा में पेपर के टेंशन में क्या होगा, कहीं ना कहीं गलती होगी ही होगी, 100% गलती होगी ही होगी। उस गलती से हमें बचना है, तो हमें देखना है कि 11 से कौन सा भाग हो रहा है, वो करेंगे, सीधा का सीधा अपना आंसर आ जाएगा। अगर जो बच्चा कह रहा है नहीं मैं तो करके ही दिखूंगा, तो करके देखना है। तो प्यारे बच्चों क्या करके देखना है, 4/3 पाई आर की 3, आर आपको दे दिया मैंने, कितना दे रखा है 7/2, 2 20 20, जो कटता है काट दो, जो बच गया उसकी गुणा कर दो, आपका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। इस 2 से ये 11 पे कट गया जी, 11 पे, ठीक है, क्योंकि 1 2 अपना बच गया था। क्लियर हो गई। 49 गुणा में 11 करेंगे, जो आ जाएगा 539। ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी एग्जाम्स होते हैं हिंदुस्तान में, हर एग्जाम का एनालिसिस हम करते हैं इस चैनल पे, बिना किसी बकवास के, बिना किसी शेर शायरी के। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लें। जितने भी एग्जाम होते हैं सबकी एनालिसिस हम डालते हैं, जितने भी चैप्टर हैं उसको समझाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।